नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में फिर से आज आपका स्वागत है। और आज हम आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित कृषि। मिक्स्ड फार्मिंग, तो मिश्रित का मतलब क्या होता है? बहुत सी चीज़ें जहां मिली हुई, जैसे खेती, फार्मिंग। यदि हम कृषि की बात करें तो खेती से हम मतलब निकालते हैं, जो हम फसल लगाते हैं, खेत जोतते हैं, वो क्या है? हमारे लिए खेती है। लेकिन यदि देखा जाए, सही तरीके से देखा जाए, तो खेती का तात्पर्य या कृषि का तात्पर्य या आप कह सकते हैं फार्मिंग का तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं होता है ना। ये शब्द है, जो फार्मिंग शब्द है, ये एक क्या है? बहुआयामी शब्द है ना। बहुआयामी शब्द है। तो फार्मिंग सिर्फ फसलों की नहीं होती, खेती सिर्फ फसलों की नहीं होती, मछली की भी कृषि होती है, मुर्गियों की भी होती है, मुर्गी पालन जिसके अंतर्गत किया जाता है ना। और इसी प्रकार आप देख लो, सूअर पालन है, दुग्ध उत्पादन है, डेयरी फार्मिंग। तो जो कृषि का मतलब है, कृषि का तात्पर्य यानी फार्मिंग एक बहुआयामी शब्द है। इसका अर्थ केवल खेती करना नहीं है। साधारण रूप से हम देखते हैं, जो खेती की जाती है उसे हम कृषि कहते हैं, है ना। इसके अलावा भी फार्मिंग के यानी कृषि के कई रूप होते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन, जिसे क्या कहते हैं? डेयरी फार्मिंग। इसी के अलावा दुग्ध उत्पादन हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हो मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, है ना। और मुर्गी पालन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? सूअर पालन, जिसे पिगिस्ट्री बोलते हैं, पिग फार्मिंग बोल सकते हो आप। तो यहां पर भी ये क्या है? ये एक प्रकार से कृषि है। यदि आप दुग्ध का उत्पादन कर रहे हो, मुर्गी का पालन कर रहे हो, सूअर पालन है, ये भी क्या है? एक तरीके से ये भी एक कृषि के अंतर्गत आते हैं। यानी इनको एक किसी फार्म में स्थापित करके जब इनसे उत्पादन प्राप्त किया जाता है, कृषि करने का उद्देश्य क्या है? कि उनसे हमें कुछ उत्पाद प्राप्त हो जो हमारे लिए लाभदायक हो, उनसे हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद है वो प्राप्त हो सके कृषि से। इसमें खाद्य भी आता है ना, और भी दूसरे वनस्पति तेल भी आते हैं। तो कृषि का जो उद्देश्य होता है हमारे लिए, वो क्या होता है? वो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में ले लो, चाहे सूती वस्त्रों के रूप में ले लो, कपास वगैरह से। तो इसी प्रकार ये जो फार्मिंग है, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, है ना, और आपके मछली फिश फार्मिंग भी होती है, मछली पालन, जिसे फिश फार्मिंग कहते हैं। फिश फार्मिंग, ठीक है। तो ये इनसे भी कुछ ना कुछ उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि से कई उत्पाद, जैसे दूध,
उसका दूध हो गया और अंडा, मांस, चमड़ा आदि प्राप्त किए जाते हैं। ये जो कृषि है इस प्रकार की, जैसे मछली पालन है, मुर्गी पालन है या दूध उत्पादन, डेयरी फार्मिंग है, इनका जो इनसे जो उत्पादन है वो क्या क्या होते हैं? उत्पादित वस्तुएं दूध, अंडा, मांस, चमड़ा। तो इनसे देखो, इनसे भी हमें कोई क्या है? उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। कृषि से भी क्या होते हैं? उत्पाद ही प्राप्त होते हैं, है ना। तो इनसे भी हमें कुछ ना कुछ उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इनको भी हम क्या कहते हैं? ये भी फार्मिंग के अंतर्गत आता है। ये सारे के सारे मुर्गी पालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, सुअर पालन, ये सब मछली आपके किसके अंतर्गत आते हैं? फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये तो हमने जान लिया कि कृषि का मतलब सिर्फ खेतीबाड़ी करना नहीं होता, सिर्फ खेती करना नहीं होता। कृषि का जो अर्थ है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुआयामी है। तो ये सारे के सारे ये कृषि के अंतर्गत आते हैं, फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर देखा एक शब्द और जुड़ा हुआ है इसके, मिक्स्ड यानी मिश्रित। अब ये क्या हो गया? मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है जब किसी चीज के अंदर कुछ, एक वस्तु के अंदर 3-4 वस्तुएं आकर क्या मिला दी जाए, 3-4 वस्तुएं मिला दी जाए या कोई एक और वस्तु मिला दी जाए, तो फिर वो सिंगल नहीं हो जाएगी वस्तु, वो क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार अब यहां पर शब्द आ रहा है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि का तात्पर्य क्या होगा कि जब किसी एक स्थान पर, जब किसी एक स्थान पर या किसी फार्म का मतलब स्थान होता है, फार्म पर फसली पादपों के साथ साथ वहां पशुपालन किया जाए, पशुपालन, मछली पालन, पशुपालन किया जाए, मछली पालन किया जाए, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं, है ना। देखो यहां पर मिक्स फार्मिंग हो रही है, मिश्रित कृषि हो रही है। कैसे हो रही है कि एक मान लीजिए एक स्थान है, एक फार्म है, एक खेत है ना। यहां पर हम क्रॉप्स भी लगा रहे हैं, है ना। यहां पर हमने फसल भी लगा दी है एक हिस्से में। एक हिस्से पर मान लो हमने एक फार्म बनाया, पोल्ट्री फार्म बना दिया, जहां पर हम मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, या किसी और एक स्थान पर हमने एक छोटा सा तालाब बना दिया, प्राकृतिक रूप से एक तालाब बना दिया, पौंड बना दिया, और इस पौंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? पानी भरकर मछली पालन कर रहे हैं, मछली का पालन कर रहे हैं। तो देखो एक ही स्थान पर, एक ही फार्म पर हमने अलग अलग प्रकार की कृषि कर रहे हैं। अब अपन ने पहले पढ़ लिया कि मछली पालन भी एक कृषि करना है, मुर्गी पालन भी क्या है? कृषि है। पशुओं को भी रख रहे हैं मान लो हम यहाँ पर, है ना। पशु तो डेयरी फार्मिंग वो भी क्या है? एक प्रकार की कृषि है। और यहाँ पर फसल तो हम भूमि में लगा ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? ये मिक्सिंग हो रहा है ना, ये सारे के सारे मिक्स हो रहे हैं एक ही जगह पर, एक ही फार्म पर, एक ही स्थान पर। मुर्गी पालन भी हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है, और फसलें भी लगाई जा रही है। तो जब इस प्रकार का कोई स्थान होता है, इस प्रकार का कोई जगह है, स्थान है, जहां पर अलग अलग प्रकार की फार्मिंग की जाती है एक ही जगह पर, है ना। एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार की जब फार्मिंग की जाती है, कृषि की जाती है, तो उस स्थान को या इस प्रकार की कृषि को ही हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। एक खेत है, उस खेत के अंदर हमने फसल भी लगा रखी है, कुछ हिस्से पर मान लो हम अपने पशुओं को भी रखते हैं, पशुओं के लिए हमने स्थान छोड़ रखा, वहां पर हम पशुपालन कर रहे हैं, उनसे दूध वगैरह हम निकाल रहे हैं। कुछ स्थान पर हमने मान लो मुर्गियां हमने पाल रखी हैं, है ना। कुछ थोड़े से स्थान पर हमने
कृत्रिम रूप से तालाब बनाकर उसके अंदर हमने मछली पालन भी कर रहे हैं। तो एक ही स्थान पर हम अलग अलग प्रकार की एक ही समय में, है ना, एक ही स्थान में एक ही समय में हम अलग अलग प्रकार की कृषि कर रहे हैं। सिर्फ हम फसलें नहीं लगा रहे, इसके अलावा जो कृषि के दूसरे रूप है उनको भी हमने अपना रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो कहलाती है आपके मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित कृषि। अब ये तो हमने बात कर ली मिश्रित कृषि के ऊपर, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। तो अब ये मिश्रित कृषि है कई कारकों पर निर्भर करती है। मिश्रित कृषि कई कारकों पर निर्भर भी करती है। कौन कौन से कारक हैं? एक तो देखो आपको जल की उपलब्धता, है ना, जल की उपलब्धता, जहां पर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहां पर आप मिश्रित कृषि कर सकते हैं हम, ठीक है। जल की उपलब्धता हो गई, और दूसरा हो गया आपके मिट्टी की गुणवत्ता, है ना, जो फार्म है, जो स्थान है जो हमने चुना है जहां पर मिश्रित कृषि करने के लिए, वहां की मिट्टी की गुणवत्ता वो भी क्या है, महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा है जो हमारे जो संसाधन है, जो इनमें हम काम में ले रहे हैं मिश्रित कृषि में, वो संसाधन हमारे पास में किस प्रकार के, उत्तम है या उत्तम प्रकार के नहीं है। तो वो सारी ये तीन चीजें हैं जो कि आपके मिश्रित कृषि पर क्या करता है, मिश्रित कृषि है उसको प्रभावित करने वाले ये मुख्य रूप से कारक होते हैं। अब आगे देखो कि जो मिश्रित कृषि है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत कुछ तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला आ जाएगा आपका खाद्य, एक तो खाद्य हो जाएगा, और चारा उत्पादन तंत्र। खाद्य चारा उत्पादन तंत्र यानी इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत खाद्य फसलें, एक तो हम क्या लगाएंगे, खाद्य फसलें लगाएंगे, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा आदि, है ना, खाद्य फसलें। तो खाद्य फसलों में तो हमने क्या लगाया, गेहूं, मक्का, बाजरा। इसके अलावा चारा, चारे वाली फसलें भी, चारा फसलें के रूप में हम क्या लगाएंगे, हम ज्वार। तो यहां पर मिक्स कृषि हो गई, एक तरफ तो चारा लगा रहे हैं और उसी खेत में हम क्या लगा रहे हैं, खाद्य फसलें भी लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरी हो जाएगी आपके कृषि और वानिकी तंत्र, कृषि और वानिकी तंत्र। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, फसली पादपों के साथ साथ छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं, छायादार वृक्ष लगाएंगे। तो ये कहलाएगा कृषि और वानिकी प्रकार की मिक्स कृषि, है ना, मिक्स हो रहा है ना, यहाँ पर ये एक फार्मिंग, ये एक फार्मिंग, ये यहाँ पर ये कृषि और वानिकी। तीसरा है उद्यान और पशु चरणिका कृषि तंत्र। अब इसमें क्या है, उद्यान यानी इसमें फल वाले पौधों के साथ अन्य प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, जो जिनको पशु चरते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। तो एक तरफ तो हम क्या लगा रहे हैं, फल देने वाले पौधे। अब ये फल देने वाले पौधे ये हम पशुओं को खिलाएंगे नहीं, क्योंकि इनसे हमें फल प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने अन्य प्रकार के पौधे लगाए हैं जिनको पशु चर सकते हैं, पशुओं को हम चरा सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ तंत्र हैं, खाद्य और चारा उत्पादन तंत्र, कृषि और वानिकी तंत्र, और उद्यान और पशु चरणिका तंत्र।
अगला है आपके मिश्रित शस्योत्पादन। मिश्रित शस्योत्पादन, देखो ये क्या है मिश्रित शस्योत्पादन। मिश्रित का मतलब वापस वही आता है, दो चीजें मिक्स हैं। अब यहां पर क्या होता है, हमने देखा होगा कि कोई खेत है और हमने फसल लगा ली मान लो, और किन्हीं कारणों से क्या है वो फसल नष्ट हो गई, पीड़कों से हो गई हो, या बरसात की कमी से हो गई, या अन्य किसी वातावरणीय कारक से ये फसल क्या हो गई हमारी खराब हो गई। तो अब क्या होगा, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो फसल है वो हमारी खराब हो चुकी है। कारण क्या है कि फसल एक ही प्रकार की थी। तो किसान क्या करता है, किसान क्या करता है कि मान लीजिए उसके पास में खेत है जितना भी है, तो वो क्या करेगा, इस खेत में एक ही प्रकार की फसल नहीं लगाएगा, एक ही प्रकार की फसल पूरे खेत के अंदर नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा कि मान लीजिए आधे हिस्से में या आधे से ज़्यादा उसने एक फसल लगाई है, और बाकी बचे हुए हिस्से में उसने क्या कर ली, दूसरी फसल लगा ली। आधे हिस्से में उसने दूसरी लगाई है, आधे का मतलब ये जरूरी नहीं कि आधे आधे लगाना जरूरी है, हो सकता है आधे से ज़्यादा हिस्से में एक फसल लगाई है ना। मान लीजिए 75% है, 75% में एक फसल है, बाकी में 25% में दूसरी फसल लगा ली, या रेशियो अलग अलग भी हो सकता है ना। यहाँ पर मान लो 60% स्थान पर एक फसल लगाई है, 40% स्थान पर दूसरी फसल लगाई है, जो उसकी इच्छा है। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये फायदा हो रहा है उसको मान लो। अब यहाँ पर तो देखो इसने क्या किया, एक किसान ये भी है जिसने पूरे के पूरे 100% भाग पर एक ही प्रकार की फसल लगाई है। अब किन्हीं कारणों से वर्षा कम हुई है, या जो भी कारण रहा है, पीड़कों की कमी जो पीड़क हैं उन्होंने उसको नष्ट कर दिया है, या कीटों ने उसको नष्ट कर दिया, या इस प्रकार का रोग फैल गया है जिसके कारण वो फसल पूरी की पूरी क्या हो गई, खराब हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि आधे खेत की तो खराब होगी, आधे खेत की खराब नहीं होगी। जब यदि किसी पौधे के अंदर, किसी फसल के अंदर जब बीमारी आती है तो वो पूरे पौधों के अंदर बीमारी फैलती है। ये नहीं कि कोई 20-30% पौधों के अंदर ही वो बीमारी फैलती है, वो सभी के अंदर फैलती है। तो अब इसके अंदर सबके अंदर बीमारी फैलेगी तो क्या होगी, ये पूरी की पूरी फसल क्या हो जाएगी, उसकी खराब हो जाएगी। जब फसल खराब हो जाएगी तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा, उत्पादन उसका नगण्य हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। जितना उसने खर्चा लगाया है उसकी उसको वसूली प्राप्ति वापस नहीं होगी। तो फिर प्राचीन जो समय के जो लोग हैं उन्होंने क्या देखा कि भाई ऐसे तो नुकसान हो सकता है, ऐसे नुकसान होने की संभावना रहती। तो उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए जो मुख्य फसल है उसको थोड़ा ज़्यादा लगाया और दूसरी फसल को भी लगा दिया। तो यदि मान लो ये फसल नष्ट भी हो जाती है किन्हीं कारणों से ये जो 60% पर जो फसल लगाई है वो नष्ट हो गई, तो उसके पास में अभी भी 40% वाली को दूसरी फसल तो है ना। इससे वो क्या करेगा, अपना उत्पादन प्राप्त करेगा, और जो उस पर खेती पर जो आर्थिक भार इसके ऊपर आया है किसान के ऊपर, उस आर्थिक भार को इस फसल से वो पूर्ण कर सकता है। ठीक है, तो ये होती है मिश्रित शस्योत्पादन। तो जब किसी एक खेत में ही दो से ज्यादा भी हो सकती, दो अलग अलग प्रकार की फसलें लगाई जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मिश्रित शस्योत्पादन कहते हैं। यह एक प्राचीन विधि है, यानी काफी जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी इस विधि को अपनाते आ रहे हैं कि भाई एक फसल नष्ट हो जाए किन्हीं कारणों से, 2 लगा रखी है या 3 लगा रखी है, 3 फसलें लगाते हैं,
बहुत से 2 लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत से कुछ 3 भी लगा सकते हैं। 3 फसलें भी एक साथ एक ही खेत के अंदर हम लगाते हैं। तो एक फसल नष्ट हो गई तो चलो कुछ नहीं, दूसरी फसल तो है हमारे पास में, उससे हम उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि हमने एक ही लगाई है, एक ही प्रकार की फसल लगाई है और वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, नष्ट हो गई, तो फिर मान लो किसान को काफी नुकसान हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो नष्ट नहीं हुई फसल, किन्हीं कारणों से नष्ट नहीं हुई, लेकिन जो वर्षा है, वर्षा की कमी से क्या हो गया, उत्पादन कम हो गया। तो 2 फसल लगाएंगे तो थोड़ा बहुत उत्पादन एक फसल से मिलेगा, कुछ दूसरे फसल से उत्पादन मिलेगा, तो उस किसान की पूर्ति हो सकती है ना। अच्छा, ये जो मिश्रित शस्योत्पादन है तो ये कहाँ संभव है, ये वहां पर संभव है जहां पर वर्षा जनित कृषि की जाती है ना। यह विधि अधिकांश वर्षा जनित सिंचित क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहाँ पर जो खेती है, कृषि है, वो वर्षा जनित होती है, बरसात होती है तब हम कृषि कर पाते हैं, खेती कर पाते हैं, अन्यथा नहीं होती। तो वहां पर इस प्रकार का ये अपनाया जाता है मिश्रित शस्योत्पादन के 2 फसलें एक साथ लगाई जाती हैं। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में यदि कोई एक फसल किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल से उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित शस्योत्पादन। अब यहां पर देखो कुछ फसलें हैं जिनको साथ साथ लगाया जाता है, जैसे सोयाबीन और अरहर, है ना। ये क्या है, मिश्रित शस्योत्पादन का उदाहरण है। एक खेत में हम सोयाबीन और अरहर को साथ साथ हमने लगा दिया है। इसी प्रकार है अरहर प्लस और मूंग की फसल है, इसको हम साथ साथ लगा सकते हैं, ये भी मिश्रित शस्योत्पादन का है। इसी प्रकार गेहूं और चने को एक साथ आप लगा सकते हो खेत के अंदर, तो ये भी मिश्रित शस्योत्पादन का उदाहरण है। अब हमें इस प्रकार एक चीज का ध्यान रखना है कि जो दोनों फसलें लगाई जाती हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि भाई दोनों फसलों को मिट्टी की उपलब्धता, खनिज लवणों की उपलब्धता और जल की उपलब्धता लगभग क्या हो, समान हो। यदि मान लीजिए हमने साथ साथ लगा दिया है इनको, एक फसल ज्यादा खनिज लवणों को अवशोषित कर रही है, जिसको एक फसल को ज्यादा जल की आवश्यकता है, तो फिर क्या होगा, दूसरी फसल क्या हो जाएगी, कमजोर रह जाएगी। तो जल की उपलब्धता या मिट्टी की जो प्रकृति, ये इस प्रकार की होनी चाहिए कि दोनों फसलों को ये क्या हो जाए, सूट हो जाए, दोनों फसलें उस स्थान पर उस मौसम में आसानी से लग सके। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित शस्योत्पादन कहते हैं। जब 2 फसलें एक ही स्थान पर, एक ही फार्म में या एक ही खेत में एक साथ लगाई जाती है, जिसके कारण यदि एक फसल किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाए तो किसान को अधिक आर्थिक नुकसान झेलना ना पड़े, वो दूसरी फसल से अपना उत्पादन प्राप्त कर सकता है। अगला है आपके फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब होता है, साधारण यदि हम देखें, फसलों का चक्र, है ना, सर्किल ऑफ क्रॉप्स। बार बार फसलों को बदल बदल कर बोना, यानी हम देखते हैं हमारे खेतों में एक ही खेत में लगातार एक ही प्रकार की फसलें हम नहीं लगाते हैं। ये हमारे पास में मान लो हमारा ये खेत है, तो हम यहाँ पर
हर वर्ष हम एक ही प्रकार की फसल नहीं लगाते। यदि हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि हम फसलों को बदल बदल कर, मान लीजिए एक साल यहाँ पर हमने, पहले साल हमने यहाँ पर बाजरा लगाया है, ठीक है, दूसरे साल हमने इसमें गेहूँ लगा दिया है, सॉरी गेहूँ क्या, आपके यहाँ मूंग बा दिया हमने, ठीक। तीसरे वर्ष वापस हमने मान लो ज्वार लगा दिया हमने, या और दूसरी फसल लगा दी। तो हम फसलों को क्या कर रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, फसल चक्र अपना रहे हैं। इससे क्या होगा कि मृदा के अंदर पोषक तत्वों की कमी नहीं होती, पोषक और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मृदा को क्या करते हैं, मृदा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उनकी भी क्या नहीं होती, कमी नहीं होती, जिसके कारण जो भी फसल आप लगाओगे अधिक से अधिक उत्पादन आपको प्राप्त होगा। यदि हम एक ही प्रकार की फसल प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, यानी एक फर्स्ट पहले साल के अंदर हमने मान लीजिए मूंग की खेती की है, दूसरे साल भी हम मूंग की खेती कर रहे हैं, तीसरे साल भी हम मूंग की खेती कर रहे हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारा उत्पादन है वो पहले वर्ष में अच्छा होगा, दूसरे वर्ष में कुछ घट जाएगा, तीसरे वर्ष में और भी कम हो जाएगा। तो ये फसल चक्र कहलाता है कि जब फसलों को हर बार बदल बदल कर लगाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। अब फसल चक्र से अब उत्पादन बढ़ क्यों रहा है, फायदा क्या है कि जो फसल चक्र के कारण मृदा में एक तो खनिज लवणों की कमी नहीं होती, क्योंकि अलग अलग फसलों को अलग अलग खनिजों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जो मृदाजन्य रोग होते हैं, मृदाजन्य रोग होते हैं, ऐसे रोग फसल चक्र अपनाने से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग फसल लगाने से, हर बार फसल को बार बार बदल बदल के लगाने से क्या होगा, जो फसलों का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर पहले साल हमने मक्का लगाया है, तो हमें दूसरे साल फसल में क्या लगाना चाहिए, सरसों। पहले साल हमने क्या लगाया, मक्का है, और दूसरे साल सरसों। वापस मान लीजिए पहले साल हमने मक्का, दूसरे साल हमने सरसों, और फिर हमें क्या लगाना चाहिए, गन्ना। यदि हम यहाँ इधर पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो हम देखते हैं बाजरा, उसके बाद में मूंग, या मान लीजिए हमने मूंग लगाया तो अगले साल हम ज्वार बा देते हैं। तो ये क्या है, ये फसल चक्र है कि हम फसलों को बार बार बदल बदल कर एक खेत के अंदर लगाते हैं, जिसके कारण उसका उत्पादन बढ़ता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि अलग अलग फसलों को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए भूमि में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होती, अलग अलग प्रकार के। जैसे मान लीजिए हमने एक फसल लगा दी, हमने मूंग लगाया है, तो अब मूंग को जो पोषक तत्व चाहिए वो मृदा से वो ग्रहण करेगा। अगली बार फिर हमने लगा दिया मूंग, तो क्या होगा, वो एक प्रकार के पोषक तत्वों को मृदा से ग्रहण करेगा, जिसके कारण उसकी पोषक तत्वों की मृदा में पोषक तत्वों क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब हम अगली बार जब उसको लगाएंगे तब फिर उसका जो उत्पादन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होता है फसल चक्र। अगला है आपके जैवनाशी। जैवनाशी क्या होता है मुख्य रूप से, तो जैवनाशी में जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंतु व कीट क्या कहलाते हैं, पीड़क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पीड़क कहलाते हैं।
पेस्टिसाइड्स, ये क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, जंतु और कीट, ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन पीड़कों को नष्ट करने वाले जैवनाशी कहलाते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंतु और कीट तो पीड़क कहलाते हैं, और इन पीड़कों को नष्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, जैवनाशी। बहुत से जो विषाणु हैं, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि का उपयोग जैवनाशी के रूप में किया जाता है। ये क्या करते हैं, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये जो विभिन्न प्रकार के जो जैवनाशी इन पर आक्रमण करते हैं, बार बार आक्रमण करते हैं, ये पीड़कों पर बार बार आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके जैवनाशी कहलाते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।